आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे जो नंबरिंग में आगे टिप्पणी जो टॉपिक दे रखे हैं उनमें सब पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो हमें 7 टॉपिक दिए गए हैं, उन पर बारी बारी से हमें टिप्पणी लिखनी है, उनको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कौन सा दिया गया है? सबसे पहले नंबर पर दिया रखा है हमें बृहत भक्षकाणु। तो सबसे पहले भी हम बृहत भक्षकाणु को ही देखते हैं। तो हम लिखते हैं कि बृहत भक्षकाणु। तो बृहत भक्षकाणु को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज। तो अब देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसी होती है। इनकी उत्पत्ति ल्यूकोसाइट या रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं जिसमें मोनोसाइट होती है, मोनोसाइट की आकार में वृद्धि के द्वारा होता है इनका निर्माण। मोनोसाइट की आकार में वृद्धि होने से मैक्रोफेज या बृहद भक्षकाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बृहद भक्षकाणु बड़े आकार की कोशिकाएं होती है। बड़े आकार की कोशिकाएं होती है तुलनात्मक रूप से मोनोसाइट से, क्योंकि मोनोसाइट का आकार जैसे ही बढ़ता है वैसे ही इनका निर्माण हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मैक्रोफेज या बृहद भक्षकाणु का कार्य क्या होता है। तो बृहद भक्षकाणु की प्रकृति क्या होती है? इनकी प्रकृति होती है भक्षकाणु प्रकृति, अर्थात ये शरीर में जाने वाले बैक्टीरिया या जीवाणु तथा हानिकारक कारकों का भक्षण कर नष्ट कर देती है। ठीक है, एक तो ये कार्य हो जाता है। एक हो जाता है कि मृत कोशिका को बाहर निकालती है, को रिमूव कर देती है, बाहर करती है। तो ये हो जाती है हमारे बृहद भक्षकाणु पर टिप्पणी है। बी लिम्फोसाइट और तीसरा है टी लिम्फोसाइट। हम इन दोनों को साथ में ही करेंगे, तो लिख लेते हैं बी तथा टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये जो लिम्फोसाइट होती है ये होती है डब्ल्यूबीसी का प्रकार। ठीक है, लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का प्रकार, व्हाइट सफेद रुधिर कणिकाओं का प्रकार, डब्ल्यूबीसी का प्रकार। ठीक है, बी और टी लिम्फोसाइट तो लिम्फोसाइट्स हैं जो कि डब्ल्यूबीसी के ही प्रकार होते हैं। और लिम्फोसाइट कोशिकाएं दो प्रकार की होती है जिनको हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कहाँ पर इन दोनों की ये दोनों जो लिम्फोसाइट है विकसित कैसे होती है। बी तथा टी लिम्फोसाइट दोनों ही स्टेम सेल्स से विकसित होती है, विकसित होती है। ठीक है, दोनों ही कहाँ से विकसित, किससे विकसित होती है? स्टेम सेल्स में। ठीक है, अब देखते हैं कि भ्रूण तथा भ्रूण में तो ये दोनों ही लिम्फोसाइट्स यकृत में पाई जाती है, पाई जाती है। तो इनकी उपस्थिति भ्रूण में कहाँ पर होती है? यकृत में। और वयस्क में ये दोनों अस्थि मज्जा में, वयस्क में अस्थि मज्जा में पाई जाती है। दोनों के दोनों अस्थि मज्जा में पाई जाती है।
अब इनके निर्माण में थोड़ा सा अलग आ जाता है कि इनका निर्माण कहाँ से और कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट कहाँ से निर्देशित होती है, कहाँ से प्रवेशित होती है? टी लिम्फोसाइट थाइमस से प्रवेशित होती है, अर्थात निर्मित होती है, थाइमस से प्रवेशित होती है। इसी कारण, थाइमस के कारण इसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। प्रवेशित होती है वह विभेदित भी होती है। ठीक है, इनके निर्माण की प्रक्रिया इसी प्रकार। बी जो लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में लगातार विभेदित होती है। इसी कारण बी लिम्फोसाइट जो होती है वो अस्थि मज्जा में विभेदित होती है। ठीक है, यहाँ पर हम टॉपिक लगाते थे बी और टी लिम्फोसाइट। अब अगला देखते हैं कि बी जो लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट, अलग कलर से लिख देते हैं इसको, अगला टॉपिक बी लिम्फो, जो पहले लिख देते हैं टी लिम्फोसाइट का। तो शुरुआत में टी लिम्फोसाइट किस प्रकार की प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है? टी लिम्फोसाइट जो होती है वो कोशिकीय प्रतिरक्षा, कोशिकीय प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। ठीक है, और जबकि जो बी लिम्फोसाइट होती है वो ह्यूमोरल, ह्यूमोरल प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। ठीक है, कौन सी प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है? ह्यूमोरल बी प्रतिरक्षा। और इनका सबका अंत में जब इनके जीवन काल की समाप्ति होती है तो ये दोनों ही लिम्फोसाइट्स कहाँ पर जाकर के संगठित होती है? अंत काल में शरीर के लसिकांगों में, अंत काल में ये कहाँ पर जाकर के समाप्त होती है? प्रौढ़ अवस्था में ये जाकर के लिम्फोसाइट्स में, प्रौढ़ लिम्फोसाइट्स का अंतिम रूप से परिपक्वन कहाँ पर होता है? लिम्फोइड ऊतकों में। अंतिम परिपक्वन इनका कहाँ होता है? लिम्फोइड ऊतकों में, अंतिम परिपक्व। ठीक है, तो ये हो जाती है अपनी बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट। अगला जो हमें क्या दे रखा है, ऊपर जाकर देखते हैं। अगला दे रखा है कि टी लिम्फोसाइट्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर तो हमने देख लिया बी और जो टी लिम्फोसाइट है दोनों को। अगला जो हमें चौथा दे रखा है, टी लिम्फोसाइट्स के प्रकार। टी लिम्फोसाइट जो है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। इसमें ए लगा देते हैं। ए सबसे पहली कौन सी हो जाती है? ए हो जाती है टी मारक कोशिकाएं, मारक टी कोशिका या सेल्स। ठीक है, ये एंटीजन को सीधे आक्रमण के द्वारा नष्ट करती है। एंटीजन पर, ये एंटीजन है कोई, ठीक है, और ये टी लिम्फोसाइट, टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स सीधा आक्रमण, आक्रमण करके मार देती है। इस कारण इनको क्या कहते हैं? टी लिम्फोसाइट, टी मारक लिम्फोसाइट सेल्स। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी होती है सहायक टी सेल्स। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? सहायक टी सेल्स। ये टी कोशिकाएं बी कोशिकाओं को प्रतिरक्षा निर्माण के लिए प्रेरित करती है, इस कारण ये सहायक हो जाती है। ये टी सेल्स बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स होती है को प्रतिरक्षा निर्माण के लिए प्रेरित करती है या सहायता करती है, निर्माण हेतु प्रेरणा करती है। इस कारण को क्या कहते हैं? सहायक टी सेल्स। अगली एक और सी प्रकार की आ जाती है अपने
दाबक टी कोशिका एक्सप्रेसर, दाबक टी सेल्स या फिर सरप्रेसर कहते हैं। ये टी कोशिकाएं हैं प्रतिरक्षात्मक तंत्र द्वारा अपनी ही शरीर की कोशिकाओं पर आक्रमण करने से रोकती है। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है उसको रोकती है, अपने प्रतिरक्षा तंत्र को अपने शरीर की सेल्स, यानी कि जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो तो सब पर ही उस सब पर प्रभाव डालता है। तो कई बार ये अपने शरीर की सेल्स पर भी प्रभाव डालने की कोशिश करता है, तो दापक टी सेल्स इस प्रभाव को रोकती है, प्रतिरक्षा तंत्र को अपने शरीर की सेल्स पर आक्रमण करने से रोकती है, करने से क्या करती है, रोकती है। ठीक है, तो ये तीन हो गए हमारे टी लिम्फोसाइट्स के नया टॉपिक आ गया अपना हेप्टेन। हेप्टेन, तो हेप्टेन एक छोटा आणविक भार वाला अणु होता है, एक छोटा आणविक भार वाला अणु। ठीक है, यह स्वतंत्र रूप से स्वयं किसी भी प्रकार के प्रतिजन के रूप में कार्य नहीं करता, स्वतंत्र रूप में, अर्थात ये स्वयं अकेला किसी प्रकार से प्रतिजन के रूप में कार्य नहीं कर सकता, प्रतिजन के रूप में कार्य जो है नहीं करता। ठीक है, तो इसे प्रतिजन के रूप में कार्य करने के लिए एक वाहक की आवश्यकता होती है। प्रतिजन कार्य करने के लिए इसे एक वाहक के साथ जुड़ना पड़ता है। तो ये हेप्टेन प्लस वाहक दोनों जुड़ करके प्रतिरक्षा क्रिया को प्रतिजन के रूप में कार्य करते हैं और प्रतिरक्षा क्रिया को उत्तेजित कर सकते हैं। उत्तेजन, ठीक है, अकेला नहीं कर सकता मगर वाहक के साथ कर सकता है। और आमतौर पर जो वाहक होता है वो प्रोटीन के अणु होते हैं। तो ये दोनों मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि प्रतिजन के रूप में कार्य करता है और प्रतिरक्षा क्रिया का उत्तेजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेप्टेन। अगला हमें जो पूछा है वो है कौन सा है, एंटरफेरोन्स। तो एंटरफेरोन्स के देखते हैं, एंटरफेरोन्स, इंटरफेरोन्स, इंटरफेरोन्स के बारे में हम बताते हैं कि ये प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन के ही अणु होते हैं। ये जो कि विषाणु से संक्रमित होने वाली कोशिका, अगर कोई कोशिका विषाणु से संक्रमित हो जाती है, विषाणु से संक्रमित सेल, इसके द्वारा ये निर्मुक्त होते हैं, एंटरफेरोन्स, फेरोन्स मुक्त हुए। ठीक है, किसके द्वारा, विषाणु से संक्रमित कोशिका द्वारा। अब ये विषाणु को संक्रमित तो नहीं, विषाणु को निष्क्रिय तो नहीं कर सकते, विषाणु को निष्क्रिय नहीं कर सकते, परंतु जो अन्य कोशिकाएं होती है, जो असंक्रमित कोशिका होती हैं, उनकी ग्रहणशीलता को कम कर देते हैं। असंक्रमित कोशिका की विषाणु की विषाणु को
या विषाणु की ग्रहणशीलता तथा जो असंक्रमित कोशिका होती है उन पर प्रभाव डाल के उन कोशिकाओं की विषाणु के प्रति ग्रहणशीलता को कम कर देती है। ठीक है, अर्थात ये सीधा विषाणु पर तो प्रभाव नहीं डालती, जबकि असंक्रमित कोशिकाओं पर डालती है। ठीक है, ये कार्य हो जाता है अपने एंटरप्रोडोन्स का, जो कि प्रोटीन के कण होते हैं। अगला जो हमें दिया गया ऑप्शन है वो है टीका। तो अगला है टीका। टीके को हम देखते हैं। टीका टीका क्या होता है? टीके में एक ऐसा विलयन होता है जिसमें कमजोर या मृत रोग कारकों या रोग कारकों के भाग को व्यक्ति के शरीर में प्रवेश किया जाता है। ऐसा संयोजन कह सकते हैं जिसमें मृत रोग कारक या अप्रभावी रोग कारक या रोग कारक के कुछ भाग के कुछ भाग व्यक्ति के शरीर में प्रवेशित करवाए जाते हैं। व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। ठीक है, व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करवाए जाते हैं। इस प्रकार ये जो टीका है शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। प्रतिरक्षा उत्पन्न ताकि ये शरीर प्रतिरक्षा निर्माण कर सके। ठीक है, प्रतिरक्षा निर्माण कर सकते हैं। टिक्के में जो दिए जाने वाले रोग कारक होते हैं, ये जो रोग कारक हैं, मृत रोग कारक, ये रोग उत्पन्न करने में असमर्थ हैं, यानी कि इनसे रोग नहीं उत्पन्न होता। तो व्यक्ति में हम पहुंचाते हैं उससे व्यक्ति में रोग किसी भी प्रकार से नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन ये रोग कारक पोषक कोशिका में, पोषक जो कोशिका होती है उसमें एंटीबॉडी का निर्माण को प्रेरित करते हैं। पोषक सेल में एंटीबॉडी का प्रतिरक्षा निर्माण प्रेरित करते हैं, जिससे अगर इस रोग कारक, जब कभी वास्तव में ये रोग कारक आता है तो उस रोग कारक से लड़ने की जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में आ जाती है, लड़ने की क्षमता आ जाती है। जब कभी भी ये रोग कारक रोग उत्पन्न करना चाहता है या तो ये जो एंटीबॉडी है हमारे शरीर में, ये प्रेरित होकर के इस रोग कारक को समाप्त या नष्ट कर देती है। ये हो गए हमारे सारे के सारे टॉपिक्स। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।